आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गुजरात से मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन को इस वक्त आप देख रहे हैं। गुजरात ने चुनावी शोर अब पकड़ लिया है। गांधीनगर की गद्दी के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा हो रही है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये अहमदाबाद का ब्रिज कहलाता है, अटल ब्रिज बड़ा फेमस है, लेकिन ये जो श्रद्धा का केस है वो यहाँ भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुंबई से निकलकर 3 और राज्यों तक ये पहुंच चुका है। कत्ल के आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट और कंस्ट्रक्ट कर रही है और उन जगहों से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है जहां वारदात से पहले आफ्ताब और श्रद्धा ने छुट्टियां बिताई थी। एबीपी न्यूज लगातार इस केस की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है और अब हमारे रिपोर्टर्स ने उन 5 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जहां श्रद्धा और आफ्ताब का कनेक्शन सामने आ रहा है। हमारे रिपोर्टर्स को क्या कुछ मिला, आज कौन से नए एविडेंसेस सामने आए, उसे लेकर हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप उसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखने वाले हैं, ये बताते हुए कि हमने इस केस की हर एक परत, हर एक एंगल, हर एक गिरह आप तक सबसे पहले पहुंचाई है। घंटे 168 घंटे से दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की तहकीकात में जुटी हुई है। हर बीतता लम्हा आरोपी आफ्ताब पर पुलिस का शिकंजा मजबूत कर रहा है। कत्ल के बाद सन्न कर देने वाली हैवानियत का खुलासा खुद पुलिस के सामने आफ्ताब कर चुका है। लेकिन पुलिस अब उन कड़ियों को भी जोड़ रही है जो श्रद्धा मर्डर केस की जांच में कनेक्टिंग लिंक के तौर पर सामने आ रही है, यानी कत्ल, कातिल और शव के साथ हैवानियत की हद पार करने से पहले की पूरी टाइमलाइन रिविजिट हो रही है। इसके लिए पुलिस की टीम अब 5 लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन तेज कर चुकी है। वो जगह जहां से श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ सफर शुरू किया, वो जगह जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया, वो जगह जहां कत्ल के बाद भी आरोपी आफ्ताब इत्मीनान से ऑफिस जाता रहा, वो जगह जहां आफ्ताब ने श्रद्धा की कहानी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया था, मगर तब उसने इरादा टाल दिया। ये है वो जगह ऋषिकेश जहां आखिरी बार श्रद्धा बेफिक्री से जिंदगी जीती नजर आई थी। दिल्ली पुलिस अब क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की तैयारी कर चुकी है। हर उस लोकेशन पर जा रही है जहां पर कत्ल से पहले आफ्ताब श्रद्धा को पैचअप के बहाने ले गया था। हमारे रिपोर्टर भी 5 राज्यों में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं। इसी कड़ी में एबीपी न्यूज की पड़ताल का पहला पॉइंट था मुंबई, जहां से अब श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे डिजिटल सबूत के तौर पर सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज के हाथ वो चैट लगा है श्रद्धा वालकर और उसके टीम लीडर का, जो कि 24 नवंबर 2020 का है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही चैट है जिसमें वो बता रही है कि कल क्या हुआ था और वो क्यों नहीं आ सकती। आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट टुडे बिकॉज फ्रॉम ऑल द बीटिंग यस्टरडे आई गेस माई बीपी इज लो एंड माई बॉडी हर्ट। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। यानी कि आप देखिए, अपने टीम लीडर को वो बता रही है कि कैसे उसका और आफ्ताब के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की और इसकी वजह से उसका बीपी लो हो गया और वो बिस्तर से नहीं उठ सकती। 1-2 नहीं, इस तरह की कई व्हाट्सएप चैट अब पुलिस की जांच का हिस्सा बन चुकी है। ये श्रद्धा वाकर की व्हाट्सएप चैट है, जिसके सामने आने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब के संबंधों का सच दुनिया के सामने आया है। श्रद्धा ने इन व्हाट्सएप चैट में अपनी चोट का जिक्र किया। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा का ये व्हाट्सएप चैट नवंबर 2020 का बताया जा रहा है। चैट में श्रद्धा अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र करती है। वो कहती है कि ऑफिस नहीं आ सकेगी क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई। श्रद्धा ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो आफ्ताब के घर गई थी और अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तबीयत खराब है और बीपी लो होने की शिकायत भी की थी। श्रद्धा वालकर हत्या मामले की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस फिलहाल वसई में है
और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये क्राइम ब्रांच का यूनिट है जहाँ पर दिल्ली पुलिस आई है। इसके पहले यहाँ आने से पहले दिल्ली पुलिस कई जगह जाकर आई है, जैसे कि श्रद्धा के घर, उस जगह जहाँ पर आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। इसके अलावा भी अब दिल्ली पुलिस के सामने कई सारे टास्क हैं जिसमें बताया जाता है कि श्रद्धा और आफ्ताब के जितने कॉमन फ्रेंड्स थे, दोनों के इंडिविजुअल फ्रेंड्स थे, हर एक के बयान दर्ज किए जाएंगे, दोनों के परिवार वालों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले आज श्रद्धा की एक फोटो भी मीडिया में काफी सर्कुलेट हुई। बताया गया कि ये फोटो 2 साल पहले की है और इसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। पता ये चला कि श्रद्धा ने डॉक्टर से एंगर मैनेजमेंट के लिए मदद मांगी थी, जो उसे कभी नहीं मिली। ये भी बताया कि वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक्चुअली पेशेंट हमारे पास एडमिट हुई थी दिसंबर में 3 तारीख को। वो नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। पेन जो था वो उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2 दिन में पेन सबसाइड होने लगा, तो फिर हमने डिस्चार्ज कर दिया। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वो आखिर गिरने से होता है कि मारपीट से भी? नहीं, ये तो पेन देखो, अभी मारपीट बोलना मुश्किल है, लेकिन पेन इस तरह से अगर आपकी जो भी जैसे जॉब रहेगा, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा रहता है, आपका एक्सरसाइज करना नहीं है, कुछ वेट लिफ्टिंग किया है, किसी भी कारण से हो सकते हैं, वैसे बताना मुश्किल है। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि क्यों हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस में मुंबई से इस तरह के डिजिटल एविडेंस और ऐसी गवाही पहली बार सामने आई है। पुलिस इन्हीं सबूतों के आधार पर दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, ताकि आफ्ताब ने झगड़े और मारपीट की जो बातें पुलिस के सामने बयान में कही हैं, उन्हें रिलेट किया जा सके। वैसे इसी तरह के कुछ चौंकाने वाले खुलासे दिल्ली में भी हुए हैं। श्रद्धा के दोस्त की तरफ से कुछ चैट्स रिलीज किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब नशे का आदी था। नशे की हालत में वो श्रद्धा से मारपीट करता था। साइबर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी आफ्ताब, श्रद्धा और उनके दोस्तों की चैट्स को रिट्रीव करने के लिए कहा गया है। आफ्ताब की इंटरनेट हिस्ट्री निकालने के लिए जल्द गूगल से बातचीत की जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी जांच तेज हो गई है, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब कत्ल करने के बाद गुरुग्राम में अपने ऑफिस गया था। अब वहां उसका बिहेवियर कैसा था, उसने किस किस से बात की थी, ये सब रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है। इस वक्त गुरुग्राम में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आज दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी श्रद्धा मर्डर केस में छानबीन करने के लिए। इस जगह पर पुलिस इसलिए आई थी क्योंकि सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये DLF फेज 2 की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर एक कॉल सेंटर है जिसमें आफ्ताब कुछ दिनों तक काम करता रहा। तो आज जब सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने उस दफ्तर में भी जाकर छानबीन की है जहां पर आफ्ताब काम करता था। उसके साथ साथ इस बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी पर ये एक जंगल का इलाका है। हालांकि ज़्यादा बड़ा जंगल ये नहीं है, छोटा सा इलाका है और काफ़ी झाड़ियां यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। इन्हीं झाड़ियों के बीच करीबन 17-18 लोगों की एक स्पेशल टीम, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान शामिल थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और छानबीन करते हैं। ये कोशिश की जाती है कि क्या आफ्ताब ने कुछ अपने सबूत हैं उनको मिटाने के लिए इस जंगल में भी वो आया था, यहाँ पर भी क्या कुछ हिस्से जो हैं वो उसने छोड़े हैं श्रद्धा के, उन तमाम चीज़ों को खंगालने की लगातार कोशिश की गई। पुलिस अब डिजिटल ट्रेल की जांच में जुट गई है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली पुलिस की टीम हर सिरे से तफ्तीश आगे बढ़ा रही है और इसमें सबसे खास हिस्सा महरौली का वो जंगल है जहां लाश के टुकड़े फेंकने की बात सामने आई थी। इसलिए पुलिस का फोकस उस जंगल पर भी है। इसके अलावा पुलिस ईस्ट दिल्ली से मिले बॉडी पार्ट्स का भी मिलान करेगी, ताकि कत्ल की गुत्थी को जल्द से जल्द अदालतों में सबूतों की रोशनी के साथ सुलझाया जा सके और कातिल को उसके किए की सजा मिल सके। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परतें खुलती चली जा रही हैं और जो कनेक्शन है, पुलिस के सामने जो चैलेंजेस हैं, वो कनेक्शन के जरिए और बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के साथ सवालों का पुलिंदा जो है वो हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड तक जुड़ रहा है। मैं इसी कनेक्शन की बात कर रही हूँ। श्रद्धा के कत्ल के ठीक 14 दिन पहले आफ्ताब उसे उत्तराखंड लेकर गया, ऋषिकेश उत्तराखंड के। 4 मई को ऋषिकेश के शिवपुरी में श्रद्धा ने एक वीडियो रील जो है वो शूट की थी। इसे श्रद्धा ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस दौरान श्रद्धा वशिष्ठ की गुफा तक में गई थी। 1500 किलोमीटर लंबे टूर में आफ्ताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग लोकेशंस पर गया था। पुलिस ने ये तक दावा किया है कि आफ्ताब
गांजा पीने का आदी था और उसने गांजा पीकर ही श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ऐसे में हमारी स्पेशल टीम ने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के उन सभी लोकेशंस की पड़ताल की जहां श्रद्धा, आफताब दोनों को साथ देखा गया था। आखिर हमारी पड़ताल में आपको क्या दिखा, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। कत्ल, कातिल और कड़ियों की केमिस्ट्री जितनी चौंकाने वाली है, उतने ही सवालों का पुलिंदा हर कड़ी, हर किरदार से जुड़ा है, जो श्रद्धा के कत्ल की कहानी को और अनसुलझा बनाते हैं। श्रद्धा की जिंदगी में मौत की इबारत लिखने से पहले सिरफिरा आफताब श्रद्धा को लेकर उत्तराखंड के शिवपुरी भी पहुंचा था। लोकेशन नंबर 4, वशिष्ठ गुफा, उत्तराखंड। तारीख 4 मई। 4 मई दिन बुधवार। श्रद्धा को मौत के घाट उतारने से ठीक 14 दिन पहले आफताब उसे लेकर उत्तराखंड के शिवपुरी से सटी वशिष्ठ गुफा में गया था। ये गुफा गंगा नदी के किनारे है। वशिष्ठ गुफा में जाने से पहले श्रद्धा ने गंगा नदी के छोर पर ही आखिरी वीडियो रील बनाई थी, जिसे श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था। पुलिस के इन्हीं दावों की पड़ताल करते एबीपी न्यूज की टीम उसी स्पॉट पर पहुंची जहां श्रद्धा ने चट्टान पर बैठकर वीडियो रील शूट की थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गुफा के पास, जहां आफताब श्रद्धा को घुमाने लाया था। आप देख सकते हैं ये सामने गंगा नदी बह रही है, जो गंगोत्री से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार को जाती है। इन्हीं वादियों में आफताब श्रद्धा को घुमाने लाया था। सामने देख सकते हैं ये वो जगह है, ये वो पत्थर है जहां पर आफताब और श्रद्धा ने दोनों ने बैठकर यहाँ पर अपनी एक वीडियो रील बनाई थी। बाद में 4 तारीख को श्रद्धा ने उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिली है उसमें एक जानकारी ये भी है कि आफताब श्रद्धा को यहाँ पर घुमाने लाया था। दिल्ली पुलिस यहाँ आकर इस बात की छानबीन कर सकती है, ये जानने की कोशिश करेगी कि शायद यहाँ पत्थर के आसपास उसको कोई सुराग मिले। श्रद्धा ने अपने वीडियो रील में यह भी लिखा था कि 1500 किलोमीटर घूमने के बाद उसने ये तय किया था कि वो दिन के आखिर में इस खूबसूरत जगह पर सनसेट देखने जाएगी। लोकेशन नंबर 5, बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश। 11 मई, गार्डन कैफे। उत्तराखंड के शिवपुरी और वशिष्ठ गुफा घूमने के ठीक 7 दिन बाद श्रद्धा आफताब के साथ हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ पहुंची थी। 11 मई और दिन बुधवार था। इसी रोज श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट डाली, जिसकी लोकेशन बैजनाथ की बीड विलिंग घाटी में बने गार्डन कैफे की थी। गार्डन कैफे में 11 मई के रोज श्रद्धा ने किस टेबल पर बैठकर कॉफी पी थी, वो कितनी देर कैफे में रुकी थी, यहाँ उस रोज क्या क्या हुआ था, इसकी पड़ताल करते हम उसी गार्डन कैफे में पहुंचे जहां 11 मई को श्रद्धा को देखा गया था। बैजनाथ के बीड बिलिंग में गार्डन कैफे में 11 मई की सुबह को श्रद्धा इसी टेबल पर चाय पीने पहुंची थी। इसी टेबल पर मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीरें जो गार्डन कैफे की हैं। ये जो सामने टेबल है, इसी टेबल पर सुबह बैठकर श्रद्धा ने चाय पी थी। हालांकि हमारी बात गार्डन के जो मालिक हैं उनसे भी हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस दिन उनके पास श्रद्धा तो आई थी, लेकिन इनके गेस्ट हाउस में कोई बुकिंग नहीं थी। हो सकता है श्रद्धा और आफताब किसी दूसरे गेस्ट हाउस में रुके हों। बीड बिलिंग घाटी में बने गार्डन कैफे में रोजाना कई लोग आते हैं। करीब 6 महीने पहले श्रद्धा यहाँ आई थी। ऐसे में यह भी जानना जरूरी था कि क्या 11 मई को यहाँ श्रद्धा और आफताब के नाम से गेस्ट हाउस बुक करवाया गया था। हर सवाल की तह तक जाने के लिए हमने कैफे के एंट्री रजिस्टर तक को खंगाला, लेकिन 11 मई को श्रद्धा और आफताब के नाम से कोई बुकिंग रजिस्टर में नहीं मिली। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या श्रद्धा और आफताब से जुड़ी कोई जानकारी कैफे मालिक के पास है। हमने ये जानने की भी कोशिश की। कोई इंक्वायरी हो रही थी कि आपके यहाँ कोई श्रद्धा नाम की? मुझे कुछ पता नहीं भाई, मेरे यहाँ तो इंक्वायरी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। कोई होगा तो फिर कुछ होएगा, देखा जाएगा। आपने बोला मैंने पूरा मैंने आपको पूरा दिखाया। बात 6 महीने पुरानी है। ऐसे में कैफे मालिक को ठीक से कुछ भी याद नहीं है।
साथ ही कैफे के रजिस्टर में श्रद्धा और आफताब के नाम से कोई एंट्री नहीं मिली। लोकेशन नंबर 6, मनाली, हिमाचल प्रदेश। आफताब जिस वक्त श्रद्धा को लेकर टूर पर था, उसके दिमाग में जो खूनी प्लान चल रहा था वो और भी चौंकाने वाला है। कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी दिल्ली पुलिस के सामने आफताब ने यहाँ तक कबूला कि वो श्रद्धा को 18 मई से ठीक एक हफ्ते पहले ही रास्ते से हटाने का मन बना चुका था। ये उस वक्त की बात है जब आफताब और श्रद्धा कुल्लू जिले के मणिकर्ण में घूमने गए थे। पुलिस का दावा है कि आफताब पार्वती हिल्स में ही श्रद्धा को मारना चाहता था, लेकिन उस रोज झगड़े के बाद श्रद्धा बेहद इमोशनल हो गई थी। श्रद्धा के आंसू देखकर आफताब ने अपना इरादा बदल दिया था। सूत्रों के मुताबिक कत्ल की हर केमिस्ट्री को खंगालने के लिए पुलिस आफताब को मणिकर्ण ला सकती है। जिस होटल में दोनों ठहरे थे उस होटल की निशानदेही पुलिस करवा सकती है। पुलिस की पड़ताल में आफताब ने खुद कबूला था कि वो श्रद्धा को लेकर मनाली भी गया था। अब पुलिस न सिर्फ दिल्ली के महरौली के जंगल में बल्कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में भी सीन रिक्रिएट करा सकती है ताकि कत्ल की गुत्थी को सुलझाया जा सके। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से अभी भी पर्दा नहीं हटा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उधर बांग्लादेश के खुलना में भी मर्डर का ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां अबू बकर नाम के एक शख्स ने झगड़े के बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड कविता की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्हें नाले में बहा दिया, लेकिन उसका गुनाह छिप नहीं पाया। अबू बकर नाम के आरोपी को दुनिया अब बांग्लादेश का आफताब इस वक्त कह रही है। आप भी उस रिपोर्ट को देखिए। इश्क का झांसा और फिर माशूक का कत्ल। पांच दिन की मोहब्बत और प्रेमिका के 4 टुकड़े। देश की राजधानी दिल्ली से बांग्लादेश के शहर खुलना की दूरी वैसे तो करीब 1400 किलोमीटर है, लेकिन दो मुल्कों के 2 शहरों में हुई कत्ल की 2 वारदात बिल्कुल एक जैसी हैं। बांग्लादेश के खुलना में पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है अबू बकर, जिसे अब लोग बांग्लादेश का आफताब कह रहे हैं। उसी आफताब अमीन पूनावाला की पहचान दे रहे हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की लाश के 35 टुकड़े करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश के अबू बकर और दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आफताब पर कत्ल की जिन वारदात को अंजाम देने का इल्जाम है, उसके लिए मोटिव यानी मकसद से लेकर सबूत मिटाने की कोशिश के तौर तरीके और हैवानियत तक तीनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं। हम जैसे जैसे बांग्लादेश के अबू बकर की क्राइम फाइल खोलेंगे, दोनों मामलों की सिमिलरिटी भी आपके सामने आती जाएगी। तारीख 7 नवंबर 2022, बांग्लादेश का गाजीपुर। सुबह के वक्त बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन 6 ने इसी ठिकाने से अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि पहले से एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहे अबू बकर ने कविता रानी नाम की एक हिंदू लड़की को इश्क का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन पहले से उसका रिलेशन होने की बात छिप नहीं सकी। कविता को जैसे ही पता चला कि अबू बकर पहले से ही एक लड़की के साथ रहता है, झगड़ा शुरू हो गया। इससे भड़के अबू बकर ने पहले गला घोंटकर कविता की हत्या की, फिर किचन नाइफ से कविता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने लाश के 3 और टुकड़े किए। लाश के कुछ हिस्से प्लास्टिक बैग में लपेटकर नाले में फेंक दिए और बाकी को एक बक्से में भर दिया। कविता की हत्या करने के बाद रात को ही अबू बकर अपनी लिव इन पार्टनर सपना के साथ ढाका के लिए निकल गया, लेकिन गुनाह कभी छिपता नहीं। कुछ लोगों ने नाले में इंसानी शव के टुकड़े देखे तो पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद अबू बकर का गुनाह भी सामने आ गया। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने अबू बकर को बांग्लादेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के गाजीपुर से गिरफ्तार अबू बकर और दिल्ली में गिरफ्तार आफताब की क्राइम फाइल एक जैसी कहानी कह रही है। दोनों ने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, दोनों किराए के मकान में रहते थे, दोनों ने झगड़े के बाद अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की और दोनों ने कत्ल के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए तो अबू बकर ने बांग्लादेश के खुलना में अपनी गर्लफ्रेंड के 4 टुकड़े कर दिए। यही वजह है कि बांग्लादेश के अबू बकर को अब लोग बांग्लादेश का आफताब कह रहे हैं। श्रद्धा केस में जो कुछ खुलासा होगा सबसे पहले यकीन मानिए एबीपी न्यूज पर आपको पता चलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात आतंक के खिलाफ जंग की करेंगे, जिसके खिलाफ दुनिया के 75 मुल्कों ने मिलकर बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली में हुए
नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन की बखिया उधेड़ कर रख दी। पीएम ने कहा, युद्ध का नहीं होना शांति का सबूत नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जंग से कम खतरनाक नहीं है। इसीलिए आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मुल्कों को अलग थलग किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए भारत की हुंकार। हाफिज सईद की आतंक वाली फैक्ट्री बंद होगी। सैयद सलाहुद्दीन के टेरर शॉप का शटर गिरेगा। मसूद की दहशतगर्दी की दुकान पर ताला लगेगा। समझ लीजिए कि लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन, चीन के टुकड़ों पर पाकिस्तान में पलने वाली दहशतगर्दी की तमाम तंजीमों पर ताला पड़ने वाला है। पूरी दुनिया को आतंक के जख्म देने वालों का दाना पानी बंद करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी थी। अब आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान और उसकी ढाल बनने वाले चीन के खिलाफ मुहिम और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान टेरर फंडिंग की जड़ पर चोट करेगा। दहशतगर्द के आकाओं और पनाहगारों का पर्दाफाश होकर रहेगा। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का एजेंडा क्लियर कर दिया। पूरी दुनिया को बेहद साफ लफ्जों में बता दिया कि वो पैमाना जो मुल्क और मजहब देखकर आतंक का असर आंकता हो, जो बहने वाले लहू का रंग देखने के बाद रिएक्ट करता हो, अब दुनिया को उसकी कोई जरूरत नहीं है। In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न तो पाकिस्तान का नाम लिया न उसकी आका चीन का, लेकिन दोनों की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। जिस पाकिस्तान की जमीन पर 100 से ज्यादा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पल रही हों, उसके बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले देखते हैं पीएम मोदी का वो पैगाम जिसने सीधे तौर पर बीजिंग वाली लाल सत्ता को बेनकाब कर दिया, वो भी बिना नाम लिए। Sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. चीन के खिलाफ पीएम मोदी का ये प्रहार यूं ही नहीं है। इसके लिए जमीन चीन ने खुद तैयार की है, क्योंकि वो चीन ही है जो पाकिस्तान के आतंकियों की सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की राह में लगातार रोड़े अटकाता रहा है। ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ। बीते 6 महीने में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के 5 खुकार आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। इसी साल 19 अक्टूबर को भारत और अमेरिका ने मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा। चीन ने अपने वीटो पावर से उसे बचा लिया। 18 अक्टूबर को भारत और अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने वीटो लगाकर उसे बचा लिया। इससे पहले 11 अगस्त को खबर आई थी कि भारत और अमेरिका ने जैश के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का जो प्रस्ताव रखा था, चीन ने उसे रोक दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव में तो चीन एक बार नहीं कई बार अड़ंगा डाल चुका है, और चीन ये सब दहशतगर्दी को अपनी स्टेट पॉलिसी बना चुके पाकिस्तान की फरियाद पर करता रहा है।
और पाकिस्तान के लिए भी पीएम मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. खास बात यह है कि जिस सम्मेलन में आतंकवाद पर सामूहिक प्रहार का तरीका तलाशने के लिए दुनिया के 75 देश शिरकत कर रहे हैं, उस ग्लोबल मीट में पाकिस्तान और चीन दोनों नदारद हैं। पाकिस्तान तो खैर पूरी दुनिया में पहले से ही बदनाम है और वैश्विक बेइज्जती से बचने के लिए चीन ने भी अपना नुमाइंदा नहीं भेजा। ये साबित करता है कि आतंकवाद के मसले पर दोनों की सारी बातें सिर्फ ढोंग और ढकोसला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने आतंकवाद के सरपरस्तों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और ये भी तय कर लिया है कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, चैन से नहीं बैठना है। मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे न्यू इंडिया के एक नए चैप्टर की, नए स्पेस पावर की। आज भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत उन गिने चुने मुल्कों में शुमार हो गया है जो प्राइवेट रॉकेट्स को स्पेस में भेजते हैं और इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। आज इसरो की मदद से भारत के एक स्टार्टअप ने, जो 4 साल पुराना है, ये कारनामा कर दिखाया है। और ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि स्पेस की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए भारत के इंजीनियर्स बिल्कुल तरीके से तैयार है, अच्छे से। और आने वाले वक्त में भारत की धाक भी स्पेस में दिखाई देगी। साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे आसमान को मुट्ठी में करने का सपना कैसे हिंदुस्तान का साकार हुआ और कैसे आज दुनिया न्यू इंडिया की स्पेस टेक्निक का लोहा मान रही है, ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये न्यू इंडिया के स्पेस पावर की सबसे नई तस्वीर है। अंतरिक्ष में भारत की दमदार एंट्री का एक और प्रमाण है। इसरो के सेंटर से जब इस रॉकेट ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अंतरिक्ष में अपने दम पर रॉकेट भेज सकता है। 18 नवंबर सुबह 11:30 बजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च सेंटर यानी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था जिसमें 3 पेलोड को साथ ले जाया गया। रॉकेट ने 5 मिनट से भी कम की फ्लाइट टाइम में 89.5 किलोमीटर के पीक एल्टीट्यूड को अचीव किया और फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने बनाया। इस अचीवमेंट को ऐसे भी समझिए जैसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नासा के प्लेटफॉर्म से अपने स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट लॉन्च करती है। इसी तरह की शुरुआत अब भारत में हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत की इस कामयाबी की दास्तान को दुनिया से साझा किया है। जो रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया उसका नाम विक्रम एस है। स्काई रूट कंपनी इस तरह के 3 अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट्स बनाने वाली है जो अलग अलग पेलोड्स को स्पेस में रिलीज कर सकेंगे। आपको बता दें कि कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने वाली भारत की नोडल एजेंसी इन स्पेस ने विक्रम एस सब ऑर्बिटल व्हीकल को लॉन्च की मंजूरी दी थी। इस मिशन का नाम प्रारंभ है। कंपनी का दावा है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग को टैक्सी की बुकिंग करने जितना आसान कर देंगे। आज भी विक्रम एस के जरिए 3 सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचाया गया। दावा यह भी है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट पेलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले रॉकेट होंगे। वैसे जहां तक विक्रम सीरीज की डिटेल का सवाल है तो विक्रम एस केवल 8 मीटर लंबा सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलर रॉकेट है। इसका वजन 546 किलोग्राम है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 83 किलो और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने की है। 200 इंजीनियर्स की टीम ने इसे रिकॉर्ड 2 साल में तैयार किया। कौन भूल सकता है 15 फरवरी 2017 का वो दिन जब इसरो ने एक ही साथ एक उड़ान में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था और इसमें से 101 सैटेलाइट्स तो विदेशी थे। इससे पहले भारत की स्पेस संस्था ने एक बार में 23 सैटेलाइट छोड़े थे, लेकिन अब बात इससे काफी आगे निकल चुकी है। ये वही हिंदुस्तान है जिसने सबसे कम लागत में यानी सिर्फ $74 मिलियन में मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए मंगलयान को भेजा था।
और इसे देखकर दुनिया के ताकतवर देश बुरी तरह जल भुन गए थे। हालत ये थी कि साल 2014 में जब भारत ने अपने मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में कामयाबी के साथ स्थापित किया था, तो इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ओपिनियन छापा। इस कार्टून में एक किसान को उसकी गाय के साथ दिखाया गया था। किसान जैसे उस शख्स की कमीज पर भारत लिखा था। ये शख्स एक दरवाजा खटखटाता दिख रहा है जिस पर लिखा है एलीट स्पेस क्लब, मतलब उत्कृष्ट लोगों का स्पेस क्लब। इस क्लब के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं जो भारत के मंगल मिशन की खबर पढ़ ही रहे होते हैं। हालांकि बाद में अखबार ने अपने कार्टून पर माफी तक मांगी थी। 15 अगस्त 1969 का उमस भरा महीना था। ये वो तारीख थी जब इसरो वजूद में आया। ये वो दौर था जब साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने निकले थे। पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग पैड पर ले जाया गया था। पहले रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा में हुई थी। ये वो दौर था जब देश के पास बेहद कम संसाधन थे। रॉकेट को स्पेस के सफर पर भेजने से पहले वैज्ञानिकों ने एक चर्च का अधिग्रहण किया था और बगल में खेतों में रॉकेट लॉन्चर लगाए थे। ये वो समय था जब भारत के पास स्पेस प्रोग्राम के लिए एक भी सेंटर नहीं था। सेंट मैरी मैगडेलीन चर्च की इमारत में ही कंट्रोल रूम बनाया गया था। खास बात यह थी कि पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया गया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट भी बेहद भारी था जिसे बैलगाड़ी के सहारे स्पेस सेंटर तक ले जाया गया था। लेकिन आज न्यू इंडिया स्पेस में अहम रोल अदा कर रहा है। आज भारत में इसरो के 13 सेंटर हैं। आज स्पेस में भारत की सोच और ताकत का सिक्का कायम है, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की ताकत का सबसे मजबूत ट्रेलर दुनिया ने 3 अप्रैल 1984 को देखा। ये वो तारीख थी जब पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। 1984 में सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। इस मिशन में राकेश शर्मा के साथ रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री भी थे। जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। जवाब में राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल 1984 तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे। राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन के भंग होने के पहले तक वहां की सरकार देती थी। पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के साथ हीरो शब्द जुड़ गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।